एपिसोड के स्टार्टिंग में मुगवांग कहते हैं कि उनके ब्रदर्स को इंजर्ड करने के लिए, मोनास्ट्री को इंसल्ट करने के लिए उसे सजा मिलेगी। तो जिनमू कहता है अगर ऐसी बात है तो इंतजार किसका किया जा रहा है, आगे बढ़कर हमला करो। और वो अपने स्नोफ्लावर को लेकर तैयार हो जाता है। तभी एस्थेटिक्स आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, पर उसके बस ब्लेड निकालने के प्रेशर से सभी उड़कर पीछे चले जाते हैं। जो देखकर मुगवांग को एक शौक लगता है कि आखिर एक ब्लेड को निकालने के प्रेशर से सभी इतने दूर कैसे उड़ सकते हैं, जबकि वो सभी फर्स्ट जनरेशन के डिसिपल हैं। पर वो एस्थेटिक्स फिर से आकर हमला करने आ जाते हैं, जिन्हें जिनमू एक बार फिर से आगे से उड़ा देता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे कि जिनमू उसके तरफ देखे बिना ही उसे पकड़ लेता है और उसके ब्लेड को तोड़ देता है। और अपने सामने ये सब देखकर मुगवांग के होश उड़ते जा रहे थे, क्योंकि वो तो देखे बिना ही लोगों को डाउन करे जा रहा है, मतलब वो जरूर मार्शल मास्टर है। तभी मुहुआ दूसरे एस्थेटिक्स को कहता है कि जिनमू गोंगडोंग मोनास्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर हमला करो तुम्हारे पास जो भी है उसका इस्तेमाल करके। और वो सभी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर मुगवांग वो सभी को ही मना करते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, तुम लोग उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पर वो सभी फिर भी उसके ऊपर हमला करते हैं, पर जिनमू उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता, बस उनके बीच में से स्पीड से गुजर जाता है। और उसके स्पीड से इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि सभी गोल गोल घूमने लगते हैं। मुगवांग गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हमारे साथ ऐसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें लगा मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि तुम एक मार्शल मास्टर हो। और फिर वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उसे जो करना था उसने कर लिया है, अब उसके मरने की बारी आ गई है। और वो कहते हैं कि वो ये काम एक ही हिट में कर देंगे, 5 एलिमेंट स्प्रेड ऑफ द डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करके। और वो उसके ऊपर पूरे फोर्स से हमला भी करते हैं, पर जिनमू उनके हमले को डॉज करके कब का पीछे आ चुका था, जिस वजह से मुगवांग स्लैश ऑफ द लूनर स्काइज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जिनमू बड़े आसानी से अपने ब्लेड से रोक देता है। तभी हमें सियोन और जिनसोंग को दिखाया जाता है, जो कि फाइट दूर से ही देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसका ओपोनेंट ऐसे वैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट है नहीं, वो सभी मोनास्ट्री के फर्स्ट जनरेशन के डिसिपल हैं। और वो सभी एक साथ हमला करके उसका बॉडी को तो छोड़ो, उसके कपड़ों में भी स्क्रैच लगा नहीं पाए हैं। और वो उन्हें मार मार कर ऐसे उड़ा रहा है जैसा मानो वो कोई तूफानी हवा हो और वो सारे झड़े हुए पत्ते। जिनसंग बताता है कि मोरी वर्ल्ड में ऐसा होता है कि लोग अपने ट्रू पावर्स को छुपाते हैं और इन्हें रेस्पेक्टेड बीइंग्स कहा जाता है। जो भी हो, ये सभी काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जो कि हम लोगों में घुल मिलकर रहते हैं। और इस वजह से मैडम ताइता उन लोगों के ऊपर ज्यादा नजर रखती है, जो कि ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करते। सियोन फिर कहती है कि आखिर लड़का है कौन। जिनसंग बताते हैं कि जिनमू मिस्टर हुआंग का भतीजा है, पर मिस्टर हुआंग कहाँ से है उन्हें याद नहीं आ रहा। वहीं पर आयरन ब्रिगेड भी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि शायद जिनमू अकेला है पूरे गोंगडोंग मोनास्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है। और वो भी जिनमू के पावर को देखकर काफी हैरान हो रहे थे। ये क्रैन फिर कहती है कि सारे एस्थेटिक्स नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जिनमू के सामने कोई चांस ही नहीं बनता। और हो सकता है कि सुनने में बुरा लग सकता है, पर वो सभी एस्थेटिक्स का सामने टिक नहीं सकते, बस उनका लीडर ही है जो कि यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो यक्रैन को लग रहा है कि जिनमू में काफी दम है जो कि इस दुनिया को बदल सकता है। उसके बाद सुनकर मुहुआ सोच रहा था यक्रैन जो कि खुद को लेकर काफी प्राइड करती है, वो भी जिनमू की इतनी रेस्पेक्ट कर रही है, मतलब उन्हें जल्दी से लीडर के साथ मिलकर रिग्रुप करना होगा। यहाँ पर जिनमू और मुगवांग के बीच में फाइट चल रही थी, पर फोर्स सिर्फ एक ही तरफ से लग रहा था और वो है मुगवांग। जिनमू तो बस आराम से उनके हमलों को रोके जा रहा था और उसका ये बढ़ता हुआ देखकर मुगवांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो बस उनके हमलों को रोक रहा है, पलटकर हमला नहीं कर रहा। इसलिए मुगवांग उसे कहते हैं कि उसके पास जो भी है जितने फोर्स है उसका इस्तेमाल करके लड़ाई करने को, और वो सिंगल ब्लेड ऑफ द हेवेंस को लेकर तैयार हो जाते हैं। जिनमू कहता है अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांगता हूँ, पर अभी बहुत साल हो गए हैं मुझे कोई टफ कंपटीटर मिले हुए, पर अगर आप मेरा ट्रू पावर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरी ट्रू पावर दिखाऊंगा। और वो शैडो ब्लेड ऑफ द एंड एंड स्पिरिट ऑफ द फॉलन स्टार को यूज करता है, पर बस उसके हमलों को फोर्स को देखकर मुगवांग उसके सामने घुटने टेक देते हैं और जिनमू उनका गला काटने वाला था, तभी वहीं पर ताइपिंग और सोरिंग आ जाते हैं और ताइपिंग जिनमू को रुक जाने को कहते हैं और जिनमू उनकी बात सुनकर रुक भी जाता है। और फिर उनकी पूरी बात सुनने के बाद मुगवांग को पता चलता है कि आखिर बात क्या हुई थी, और उन्हें यह भी पता चलता है कि जब वो सिक्लूजन ट्रेनिंग में गए हुए थे तभी ताइपिंग के मेरिडियंस को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उन्हें मोनास्ट्री से निकाल दिया गया। ताइपिंग ने मोनास्ट्री के बहुत से लोगों को मार दिया है, क्योंकि उनकी की डीमनी की में बदल गई है और इस वजह से उन्हें मोनास्ट्री से निकाल दिया गया है। मुगवांग को इस बात पर बिलीव करना काफी मुश्किल हो रहा था, पर उनके पास कुछ नहीं था कि वो मना कर पाए, और उन्हें कभी मुहे के ऊपर शक भी नहीं हुआ जिन्हें कि वो अपना भाई कहते हैं। वो कभी कुछ ऐसा करेगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया और उन्हें जो कहानी सुनाई गई उन्होंने इस पर बिलीव कर लिया। और उन्हें बिलीव करवाया गया था कि ताइपिंग ने डीमनी की का यूज किया है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पर उन्हें यह बात मानने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ताइपिंग हास्ट पीक ऑफ द गोंगडोंग रह चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों करेंगे। पर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो काउंटर कर सके। पर अब ये सारी बातें जानने के बाद मुगवांग को काफी बुरा लग रहा है। मुगवांग ताइपिंग से पूछते हैं कि उन्होंने आखिर इसके खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठाया, वो जाकर इसके बारे में मास्टर ताई से बात कर सकते हैं।
या फिर जाकर सेट के एल्डर से बात कर सकते हैं, या फिर वो उनके पास भी जाकर इसके बारे में कह सकते थे, क्योंकि जब उनके साथ ये सब किया गया तब उनके पास इतने पावर थे कि वो इनमें से कुछ भी कर सकते थे। ताइपिंग बताता है कि वो सबसे काफी थक चुके थे। मोनास्ट्री में उनकी जो पोजीशन थी वो उससे ऊपर एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि वो जितने ऊपर जाते जा रहे थे लोग उनके ऊपर गुस्सा हो रहे थे और उनसे जलने लग रहे थे। इस सब की वजह से उनकी लाइफ पूरी खराब हो गई थी और इस सब की वजह से उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई थी और वो पूरे अकेले हो गए थे। पर उनके समय पर अपने वाइफ से मुलाकात हुई जो कि उनके साथ रही, उनका सपोर्ट करी। तभी उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें मोनास्ट्री में रहने का कोई पॉइंट नहीं रह गया है, इसलिए उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो अपने फैमिली के साथ शांति से जिंदगी बिता पाए। पर इस सब के बाद भी उन्हें अकेला छोड़ा नहीं गया। दूसरा एसेटिक तभी कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है और वो ना ही ताइपिंग और उनके फैमिली को हार्म करना चाह रहा था। ये सारा प्लान मुहे का था और उसे फोर्स किया गया था सबको फॉलो करने के लिए और उसके पास रिफ्यूज करने का कोई चारा नहीं बचा था। तभी मुहे कहता है कि जब सब कुछ बाहर ही आ गया है तो उसे भी कुछ कहना है। मोगोंग एक इग्नोरेंट बास्टर्ड है जो कि बस मार्शल आर्ट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है या फिर सेट में क्या चल रहा है। ये काफी पैथेटिक है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो नेक्स्ट सेट लीडर बने जा रहे हैं। और मुहे ने जब ये बात सुनी थी कि ताइपिंग भी नेक्स्ट सेट लीडर बन सकता है, उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, इसलिए उसने ये सब करा था कि एटलीस्ट मोगोंग नेक्स्ट सेट लीडर बन जाए। और वो आगे ये भी कहता है कि उसने मोगोंग के लिए कितना कुछ करा है, पर वो इसकी कोई परवाह नहीं करते और उसे यहाँ पर ऐसा थ्रेट दे रहे हैं। उसने अभी तक जितना करा है उसे सेट लीडर बनना चाहिए। और वो आगे ये भी कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है और हर किसी को ये सब करना पड़ता है सक्सेस को हासिल करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर मोगोंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि गोंगडोंग मोनास्ट्री कितनी रोटेन हो गई है। और ये बात भी सच है कि उन्हें मार्शल आर्ट से सिवा कुछ ज्यादा पता नहीं होता। पर अभी मुहे भी नहीं जानता कि मुहे का सर काटने के लिए कितना उतावले हो रहे हैं। पर ऐसा कुछ करना वो जैसे के लिए कोई ब्लेसिंग होगी, इसलिए पहले उसके मेरेडियंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और उसके लाइफ को एटलीस्ट ताइपिंग के लाइफ का 2 गुना ज्यादा बदतर बनाने की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। और वो आज से मोनास्ट्री के साथ रोटे लोगों को निकालने का काम किया जाएगा और जो भी आकर इसका विरोध करेगा पहले उसे ही मारा जाएगा और वो सभी को उनका सजा पाने को तैयार हो जाने को कहते हैं। उसके बाद मोगोंग आकर ताइपिंग से माफी मांगते हैं, पर उन्हें पता है कि उनके साथ जो भी हुआ है उन्हें एक माफी दूर नहीं कर सकती। पर अभी से गोंगडोंग मोनास्ट्री सब कुछ करेगी उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और वो फिर से उनसे माफी मांगते हैं। वो दूसरे चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पर ताइपिंग अपने सीनियर को उनसे ऐसे माफी मांगने को मना करते हैं क्योंकि जो होना था हो गया है, तो उन्हें अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर मोगोंग कहता है कि उसे जो भी हो सकेगा वह करेंगे सब चीजों को ठीक करने के लिए। उसके बाद मोगोंग जिन्मू को देखकर सोच रहे थे, उन्हें लगा था कि उनके पास जितने पावर है वो हार्ड रैंक को हासिल कर सकते हैं, पर जिन्मू के साथ बस एक फाइट करने से उनकी पूरी घमंड टूट गई। और वो सोच रहे थे कि क्या जिन्मू को नेचुरल प्रोडिजी है। 7 लोअर्स कास्ट को विटनेस करने के बाद ये बिलीव कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि जिन्मू जैसा मार्शल आर्ट्स अभी भी बचे हुए हैं और जिन्मू के पास पावर है, पोटेंशियल है वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने की। मोगोंग फिर जिन्मू के पास आकर बताते हैं कि उन्हें सारी बात पता चली है और उनकी वजह से उनका यहाँ पर एक दिन बर्बाद हो गया। पर वो जिन्मू को थैंक्स भी कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें मोनास्ट्री करप्ट लोगों के बारे में पता चल पाया। और फिर वो जिन्मू को थैंक्स कहने के लिए एक 3 माइंडेड स्कॉलर जिनवोल के बात बताते हैं जो कि उनका दोस्त है और वो उनकी हेल्प करेगा और उसे पूरे भीड़ में पहचान पाना काफी आसान है। अगर वो जाकर उसे उसका नाम बताएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों की हेल्प करेगा। जिन्मू इसके लिए थैंक्स तो कहता है पर पूछता है कि आखिर वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो मोगोंग बताते हैं कि जिन्मू को उनके ऊपर बस एहसान ही नहीं, उन्हें लगता है कि जिन्मू को जिनवोल के साथ एक बार मिलना चाहिए। जिन्मू फिर उनसे माफी मांगता है पहले अपने खराब बर्ताव के लिए। मोगोंग फिर उसका नाम सुनने के बाद उसी के बारे में सोच रहे थे और तभी उन्हें कुछ समझ में आ जाता है और कहते हैं कि नहीं, वो ये नहीं हो सकता। उसके बाद अगले दिन सभी शिप में चढ़ रहे होते हैं। जिन्मू सोच रहा था कि जबकि उसने कल रात को सबको अपनी पावर दिखा दी है, सभी उसे यहाँ पर खौफ की नजरों से देख रहे हैं और वो सोचने लग जाता है कहीं बहुत जल्दी इंप्रेशन तो नहीं हो गया, पर अभी चीजें उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएंगी। उसके बाद सब शिप पर बैठकर नदी को पार करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं और जिन्मू हमेशा की तरह चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी वो देखता है मोजोंग उसे बड़े एक्साइटेड होकर देख रहा है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना पड़ेगा उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जिन्मू बताता है कि मिस्टर हुआंग जो उसे 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रहे थे वो कोई एवरेज कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है। पहले लग सकता है कि उससे भी खराब है क्योंकि इसके पेस काफी कम है, पर एक बार उसने रियल स्टेज को हासिल कर ली उसका प्रोग्रेशन की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए उसे बिल्कुल भी इंप्रेशन नहीं होना है और टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप करके मास्टर करते रहना है। और वो उसे एडवाइस भी देता है कि उसे हैवी सोर्ड का यूज करना चाहिए और उसके पास अभी जो सोर्ड है उसे 4 गुना ज्यादा लंबी सोर्ड होनी चाहिए क्योंकि जिन्मू ने मोजोंग के फिजिक को देखा है, उसके पास पोटेंशियल है बिगर और स्ट्रॉन्गर बनने का। अगर उसने एनफ ट्रेनिंग करी और एक हैवी लॉन्ग सोर्ड का यूज करा तो ये उसकी काफी हेल्प करेगी। मोजोंग ये सुनकर काफी खुश हो जाता है कि उसके पास भी ऐसे पोटेंशियल है। उसके बाद एक सीन कट होता है और उसे साचुन प्रोविंस पहुंच जाते हैं
उसके बाद एक सीन कट होता है और सब साजन प्रोविंस पहुंच जाते हैं और आज वो यहाँ पर ही रुक कर रेस्ट करेंगे। और वही रूल है कि अगर एक टीम रेस्ट करेगी तो दूसरी टीम गार्ड करेगी। और यहाँ पर आते यहाँ के मार्केट में मूनजंग बड़े बड़े स्वॉर्ड को देखने लग जाता है, पर जिन्मू को कोई भी स्वॉर्ड पसंद नहीं आ रहा था। तभी जिन्मू एक आदमी के पास जाता है जो कि स्वॉर्ड बनाता है। वो आदमी उसे देखकर पूछता है कि क्या उसने अपने ब्लेड खुद बनाई है, पर इतने सारी चीजें होने के बाद भी उसने बी हुई स्वॉर्ड को क्यों बनाया। और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ओल्ड मैन जिन्मू को कहते हैं कि तुमने इस ब्लेड को तैयार करा है, पर इतने सारी चीजें होने के बाद भी तुमने एक बीयूज ब्लेड को तैयार करा। जिन्मू पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसने ब्लेड को तैयार करा है। तो ओल्ड मैन बताते हैं कि वो उसके हाथ को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि हाथों का यह हाल ब्लैक स्मिथिंग की वजह से ही होती है। जिन्मू बताता है कि ये सब इंटेंशनल नहीं था, यह ब्लेड खुद ब खुद सिनिस्टर बन गया और शायद इसका रीजन इसका मटेरियल हो सकता है। और जिन्मू ने बता देता है कि उसने जिस पत्थर का इस्तेमाल करा है उस पत्थर की पहले एक ट्राइब पूजा क्या करती थी, पर उस पूरे ट्राइब को मार दिया गया और शायद इसी की वजह से पत्थर सिनिस्टर हो गया होगा। वो आदमी बताता है कि उसे कुछ पता है जैसे कि वेपन ऑफ द गॉड कहाँ जाता है, जिन्हें कि मास्टर ब्लैकस्मिथ ही बना सकते हैं। और कौन इसे बनाता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये वेपन आगे जाकर डिवाइन वेपन बनेगा या फिर डिमोनिक वेपन बनेगा। इसलिए मास्टर ब्लैकस्मिथ जब भी कुछ ऐसा फोर्ज करते हैं हमेशा ही बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर वो जिन्मू को वार्न करते हैं जैसे ये ब्लेड हमेशा उसके पास ही रहे, अगर ये किसी दूसरे का हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उसे भी हमेशा इसे लेकर केयरफुल रहना होगा, नहीं तो उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है और यह ब्लेड उसे कंज्यूम कर जाएगी। जिन्मू कहता है कि सॉलिड इसके बारे में पता है। ओल्ड मैन फिर उन दोनों को अंदर आने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें बिना कहे पता चल गया है कि जिन्मू यहाँ पर मूनजंग के लिए स्वॉर्ड लेने आया है, क्योंकि उसके पास तो मास्टर ब्लैकस्मिथिंग की स्किल है, तो वो तो यहाँ पर कोई स्वॉर्ड लेने नहीं आया होगा। ओल्ड मैन फिर मूनजंग से पूछते हैं कि उसे कौन सा स्वॉर्ड चाहिए, तो जिन्मू एक्सप्लेन करता है स्वॉर्ड की साइज, हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए। और ओल्ड मैन इसी के हिसाब से स्वॉर्ड को निकालते हैं जो कि उन्होंने अपने जवानी में तैयार किया था, पर जबकि इसकी वेट बहुत ज्यादा है, कभी किसी ने इसे नहीं लिया और ये इतना भारी था कि वो उसे उठा भी नहीं पाते। तो जिन्मू आकर इसे उठाता है और वो इस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि ये स्वॉर्ड हेमाटाइट ओर से बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा होती है और इसका वेट भी परफेक्टली बैलेंस्ड है। ओल्ड मैन फिर मूनजंग को उसे बस इसे ना देखकर आकर उसे उठाने को कहते हैं। मूनजंग भी सोच रहा था कि वो ये काम काफी आसानी से कर लेगा, क्योंकि जिन्मू ने उसके फिजिक की काफी तारीफ करी थी। पर जब मूनजंग इसे अपने हाथ में लेता है तो उसे पता चल जाता है कि कितना भारी है और वो दोनों हाथ लगाकर भी उसे उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि जब जिन्मू से एक हाथ से उठा पा रहा है तो फिर आखिर वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके भी उसे उठा क्यों नहीं पा रहा। पर मूनजंग फिर इसे बड़ी मुश्किल से उठा ही लेता है। उसके बाद जिन्मू स्वॉर्ड के पैसे देने जा रहा था तो मूनजंग कहता है कि पैसे नहीं दूंगा, पर ओल्ड मैन मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए और वो मूनजंग को ये स्वॉर्ड ऐसे ही दे देते हैं। पर जिन्मू इंसिस्ट करता है कि उन्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि जब वो दूसरी बार यहाँ पर आएगा तो वो उन्हें ड्रिंक लाकर दे दे, काम हो जाएगा। और फिर ओल्ड मैन जिन्मू से थोड़ी बातें करते हैं और उन्हें बातें करने में काफी अच्छा भी लगता है, क्योंकि दोनों को स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स के बारे में बहुत कुछ पता है और उन्हें पसंद भी है। ओल्ड मैन फिर बातों बातों में बताते हैं कि जब वो जवान थे उन्होंने बहुत सारे फेमस सेट के लिए स्वॉर्ड तैयार करे थे। फिर उसके बाद मूनजंग एंड जिन्मू उन्हें इसके लिए थैंक्स कहते हैं और वापस आ जाते हैं। और मूनजंग जिन्मू को बताता है कि स्वॉर्ड का नाम है रेड टूथ, जो कि उन्हें ओल्ड मैन ने दिया है। फिर दोनों के थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें अपने सामने एक भीड़ इकट्ठा हुई दिखती है और वो दोनों जाते हैं देखने की आखिर क्या हुआ है। और वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक ओल्ड कपल को मार रहे थे। मूनजंग को ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता, पर जिन्मू से शांत रहने को कहता है। पर वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था जो कि सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया था। और उसके बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लू हिल सेक्ट, माउंट पीक सेक्ट एंड रूलिंग फैमिली साथ क्यों रहती है, पर वो सब इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए वो आदमी खुद जाकर उन तीनों गुंडों को मारकर एक अच्छा सबक सिखाता है। जिन्मू ये देखकर मूनजंग को वापस चलने को कहता है, क्योंकि उस आदमी ने सिचुएशन को संभाल लिया है। उसके बाद जब दोनों वापस आ रहे थे, मूनजंग पूरे रास्ते में उस आदमी के बारे में ही बात करे जा रहा था। और जब वो दोनों वापस लौटते हैं, आयरन ब्रिगेड उन्हें लीडर कहकर वेलकम करती है। दोनों ही समझ नहीं पाते कि आखिर आयरन ब्रिगेड उन्हें लीडर क्यों कह रही है, क्योंकि वेलकम उनके लिए था ही नहीं, ये उस आदमी के लिए था जिसको कि उन्होंने पहले देखा था। यही आयरन ब्रिगेड का लीडर है, योंग मूसोंग। और वो जैसा दिखता है उससे बहुत ही अलग है, दिखता काफी गुस्से वाला है पर काफी हंसमुख है। जिन्मू एंड योंग फिर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। योंग बताता है कि उसने सुना है कि जिन्मू काफी डेंजरियस है। फिर वहाँ पर सियोन और जिनसंग भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आए थे मीटिंग के लिए, पर सियोन जिन्मू को मीटिंग में रखना नहीं चाह रही थी। पर योंग कहता है कि जिन्मू के अंकल भी इस समय खो गए हैं, तो उसका भी पूरा हक बनता है मीटिंग में रहकर अपना ओपिनियन देने का। जिनसंग कहते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव मैटर है, तो योंग कहता है कि उसने सुना है कि जिन्मू स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ही क्या है, उसे अपने टीम में लेना उनके लिए काफी अच्छा होगा। और ऐसा ही कुछ एकरन का भी मानना था। मूनजंग फिर निकल जाता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर भी ऐसा क्या करेगा।
उसके बाद मीटिंग शुरू होती है, पर आगे कुछ बात करें उससे पहले योंग अपने दूसरे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है। पहला है सेटर जो कि एक साइको है, दूसरा है स्योजिन जो कि एक एवरेज मोंक है पर वो हमेशा ही लड़कियों के पीछे भागता रहता है, और ये तीसरा है सॉन्गवेल जिसे बच के रहना ही अच्छा होगा। और ऐसा करके योंग सभी को इंट्रोड्यूस करता है। पर योंग जिनमू को देखकर सोच रहा था उसके फास्ट लीडर्स ने जैसा कहा था वो जिनमू के पास से कोई भी की को सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके पास कोई की है ही नहीं। और अब तक योंग भी समझ चुका है कि जिनमू कोई आम लड़का नहीं है। उसके बाद मीटिंग की शुरुआत होती है और जिनसंग बताते हैं कि उन्होंने जैसे पहले कहा उनम की सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। उनम के डीप ब्लू सोर्ड सेट को छोड़ दे तो वहाँ पर कोई भी रेप्यूटेबल सेक्ट है नहीं। इसी वजह से ब्रोकन फिश रूप उस जगह पर आसानी से कब्जा कर पाई। उन्होंने बस एक बड़े सेट को एस्टेब्लिश नहीं किया, वो उनम के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस बन गए। इसी वजह से उनके डीप ब्लू सोर्ड सेक्ट के साथ हमेशा ही वॉर होती रहती है। आम परिस्थितियों में सेंट्रल हेवनली एलायंस को आकर मेडिएट करना चाहिए था, पर किसी रीजन की वजह से वो कुछ भी कर नहीं रहे। इसी वजह से उनम की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और इस समय व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रोपी ने दूसरे मर्चेंट भी काफी इफेक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ब्रोकन फिश ट्रोप को दिया है ताकि वो उनकी हेल्प करें। पर उनम की सिचुएशन की वजह से मर्चेंट डर के हमारे अंदर ही नहीं जा रहे, जिस वजह से उनम की सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है। योंग कहता है कि उसके हिसाब से मनी सर्कुलेशन को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है उनम के अंदर। मोहन कहता है कि यह काम दोनों डीप ब्लू एंड ब्रोकन फिश ट्रोप का हो सकता है, पर योंग कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी का काम हो, पर न ही उनके पास इसको लेकर कोई सबूत हो, न ही इस बात को ठुकरा सकते हैं। जिनमू कहता है कि जो भी हो रहा है उन्हें वहां पर जाने के बाद इसके बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। मोहन कहता है कि उन्हें कभी न कभी तो पहले जाकर कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा उनम में, पर उसने इससे पहले एक स्पाई को उनम भेज दिया है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। तो जब तक वो सभी उनम जाकर पहुंचेंगे स्पाई के पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके लिए योंग मोहन को शाबाशी देता है और इस मीटिंग का पूरा भार उसके ऊपर छोड़ देता है। पर वो मोहन को कहता है कि मीटिंग के बाद आकर से बता दे कि मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, और अब वो कहीं जा रहा है क्योंकि उसे कोई चीज फिगर आउट करनी है। पर वो जाते हुए जिनमू को कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर बैठे रहोगे, चलो दोनों जाकर एक वॉक करके आते हैं। और जिनमू भी इसके लिए मान जाता है। दोनों मार्केट में वॉक कर रहे थे और योंग बताता है कि मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसी की वजह से इंटरनल काम सारे वही संभालता है और योंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। मोहन को पता है कि उसके एक्शंस के ऊपर आर्यन ब्रिगेड का फ्यूचर टिका हुआ है और इससे बाहर की वजह से उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस है। इसी वजह से वो अपने हर एक्शंस को कैलकुलेट करता है, पर कभी कभी इसी की वजह से उसे फैसला लेने में काफी दिक्कत होती है। तो वो ऐसा करता है कि जिनमू जैसे मोहन को समझे, उसे ऐसा ना लगे कि मोहन कोई खड़ूस आदमी है। जिनमू फिर योंग के साथ चलते चलते डेड एंड पर पहुंच जाता है। जिनमू पूछता है कि आखिर तुम मुझे एक डेड एंड को लेकर क्यों आए। तो योंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के प्लान नहीं कर रहा। जिनमू कहता है लीडर योंग, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ कर भी पाओगे। तो योंग कहता है कि यह बात अभी पता चलेगा जब हम दोनों ट्राई करेंगे। जिनमू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, और दोनों अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। पर योंग कहता है कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है, पर वो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी उन्हें कुछ और काम करना है जो कि इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें पहले उनम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। तभी आगे जाकर दीवार पर ठक ठक करता है तो अंदर से गोल्डमैन बाहर आकर कहते हैं कि आज यह बंद है। तो योंग बताता है कि आयरन ब्रिगेड का लीडर योंग है, पर वो ओल्डमैन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो योंग कहता है कि ब्लैक मूनलाइट, और ये कहते हैं ओल्डमैन उसे अंदर आने को कहते हैं। जिनमू ये देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। योंग कहता है ऐसे बाहर खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ। जिनमू अंदर आकर पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। ओल्डमैन फिर उन दोनों को यहाँ पर थोड़ा इंतजार करने को कहते हैं। योंग जिनमू को बताता है कि यह ब्लैक मूनलाइट की एक ब्रांच है, और वो अभी जिससे मिलने वाले वो सब ब्रांच के ब्रांच लीडर होंगे। ये बस उन्हें मार्शल आर्टिस्ट को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि उनके सेम रैंक के होते हैं, इसलिए आमतौर पर आम लोग कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। पर जिनमू पूछता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो योंग कहता है कि वो चाह रहा था जिनमू का जगह के बारे में पता हो, उसे पता चले कि मोरी वर्ल्ड में ऐसी जगहें भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मोरी वर्ल्ड बहुत ही बड़ा और रहस्य से भरा हुआ है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। जिनमू ये सुनकर सोचने लगता है कि क्या वो ये कहकर मुझे और भी केयरफुल रहने को कह रहा है। जिनमू फिर कहता है कि मैं इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आकर कहता है कि माफ करना तुम्हें इंतजार करवाने के लिए, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई आयरन ब्रिगेड का लीडर योंग। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ब्लैक मून ग्रुप के बारे में बताया जाता है। ब्लैक मून एक ऐसा ग्रुप है जिसका ओरिजिन एक मिस्ट्री है, और उनका मास्टर कौन है ये भी किसी को नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि इसको क्रिएट करने के पीछे का पर्पस क्या था और ना इसमें कितने मेंबर्स हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डार्कनेस में रहना पसंद करती है, और उनके बारे में बस एक ही चीज पता है, उनके पास किसी भी जानकारी को हासिल करने का और सबसे पहले हासिल करने की एबिलिटी है।
फिर एक लेडी बाहर आकर योंग को ग्रीट करती है और बताती है कि वह ब्लैक मून के ब्रांच लीडर हैं और उनका नाम है मैं वोल रियूंग। रियूंग जिनमो की ओर पॉइंट करके पूछती है कि यह कौन है, तो योंग बताता है कि जिनमो उसका जान पहचान वाला है। रियूंग फिर कहती है कि अगर जिनमो योंग का जान पहचान का है तो वो भी जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। रियूंग फिर पूछती है कि उन्हें यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो योंग बताता है कि उसे उन्नम की सिचुएशन के बारे में जानना है और वो इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी देता है। रियूंग बताती है कि वो रिसेंटली इसके ऊपर अपनी नजर गड़ाई हुई है। रियूंग बताती है कि वो रिसेंटली इसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन्हें मिल नहीं पाई है। पर उन्हें पता चला है कि ब्रोकन फिश ट्रूप और डीप ब्लू सोर्ड की दुश्मनी को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है। योंग यह सुनकर बताता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था और उसे लग रहा है कि जो मर्चेंट उनम से गायब हुए हैं उनका भी इससे कुछ लेना देना है। उन्हें भी शायद इसे थर्ड पार्टी ने डिटेन किया होगा या फिर मार दिया होगा। पर योंग बताती है कि अगर ऐसा कुछ किया गया होता तो उनकी बॉडी अभी तक बाहर आ गई होती, क्योंकि एक बड़े मर्चेंट ट्रूप के लोगों के डेड बॉडी को बिना अक्सर ट्रेस के छुपा देना कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। योंग फिर पूछता है कि क्या उन्हें पता चला है कि थर्ड पार्टी कौन है, तो रियूंग बताती है कि उनके पास उनम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर वो यहाँ पर बाद में आते हैं तो तब तक शायद उन्हें उस पार्टी का नाम पता चल गया होगा। योंग फिर बताता है कि उसने सुना है कि सेंट्रल हेवली एलायंस कुछ भी कर नहीं रही है इस सब को रोकने के लिए, तो रियूंग बताती है कि उन्हें जानकारी मिली है रिसेंटली सेंट्रल हेवली एलायंस ने किसी ग्रुप को भेजा है। योंग कहता है कि चीजें और भी बदतर होती जा रही है, उन्हें इस मिशन में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे जितना कि उन्हें मिल नहीं रहा है। रियूंग बताती है कि योंग ने उन्हें जो पैसे दिए हैं और उसके बदले उन्होंने जो जानकारी प्रोवाइड करी है वो पेमेंट के हिसाब से नहीं हुई है, इसलिए रियूंग उन दोनों को एक और एडिशनल बात बताती है। इसका आदमी है जिसका नाम है वोन प्यूंग, जो कि योंग और उसका टीम को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो स्किल्ड असिस्टेंट्स को हायर करने में लगा हुआ है। और ये वोन प्यूंग कौन है उसे योंग जानता है और ये सारी बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। फिर उन दोनों के जाने के बाद रियूंग अपना मास्क हटाती है और ओल्ड मैन को कहती है कि जब वो आदमी यानी जिनमो उन्हें में अपने पैर रखेगा उनके लोग उसे फॉलो करने चाहिए, और वो हेवन रैंक्स के हिडन मून्स को भेजने को कहती है। ब्लैक मूनलाइट में 3 रैंक्स होती है, मॉर्टल, अर्थ और टॉपर आता है हेवन। ओल्ड मैन समझ नहीं पा रहे थे कि अगर जिनमो में ऐसा किया है जिस वजह से उन्हें हेवन डिवीजन को काम में लगाना पड़ेगा, पर वो लीडर रियूंग के बात को टाल नहीं सकते तो ऑर्डर को मान लेते हैं और बताते हैं कि हेवेंस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। रियूंग जिनमो को देखकर समझ चुकी थी कि जिनमो कोई खास है। यहाँ पर योंग को जिनमो वापस आ रहे थे और जिनमो कहता है कि योंग ने पहले गेस कर लिया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, तो योंग कहता है कि एक गेस और एक कंफर्मेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है और एक थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को छोटी मोटी बात है नहीं। इस वजह से उसकी टीम के प्रति डेंजर काफी बढ़ गई है और ऐसे भी योंग को वोन प्यूंग से डील करने में प्रॉब्लम होती है। जिनमो पूछता है कि आखिर वोन प्यूंग है कौन, तो योंग बताता है कि वोन प्यूंग का साचोन में एक हाई स्टेटस है और इस मिशन से पहले वो उसी के मिशन में काम कर रहा था। उन्हें काम दिया गया था कि उन्हें वोन प्यूंग को सॉल्ट मार्स बेसिन से लेकर साचोन तक प्रोटेक्शन देनी है और योंग को बस पता है कि सॉल्ट मार्स बेसिन से कोई ट्रेजर मिली है, पर इस ट्रेजर में ना ही योंग का कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसे इसके बारे में जानना है। पर फिर भी वोन प्यूंग ने उसे कसम खिलवाई है कि उसके बारे में किसी को भी ना बताए, पर वो इसके बाद भी उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा, जो कि योंग ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। पर योंग को गुस्सा आ रहा है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उनके खिलाफ एक डेथ वारंट इशू करने की, पर वो जिनमो को इसको लेकर चिंता करने को मना करता है और कहता है कि उन्हें उनका जर्नी में कुछ भी नहीं होगा और इस बात का ध्यान वो खुद रखेगा। योंग फिर जिनमो को वापस जाकर रेस्ट करने को कहता है क्योंकि उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। जिनमो इसलिए वापस आ जाता है और वो वापस आकर देख रहा था कि मोजेक अपने रेड टूथ के साथ ट्रेनिंग करे जा रहा है। तभी वहीं पर आयरन ब्रिगेड पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर जिनमो सोचता है कि आखिर आयरन ब्रिगेड यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सीन कट होता है अगले दिन और सभी तैयार हो गए थे उन्हें जाने के लिए, पर पूरी आयरन ब्रिगेड किसी वजह से सोई हुई थी। सभी सोच रहे थे कि आखिर बात क्या है। तभी जिनमो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि कल रात को वोन प्यूंग के घर में कुछ गुंडे घुस गए थे और उन लोगों ने बस उन्हें नहीं उनके गार्ड्स को और वर्कर्स को सभी को ही मार दिया है, इसलिए सुबह इंपीरियल आर्मी को यहाँ पर भेज दिया गया ताकि सबके पीछे कौन है उसके बारे में पता चल सके। पर हमें और जिनमो को तो पता है कि ये सब किसका काम है। जिनमो योंग से पूछता है कि क्या सच में लोगों ने उसे मार दिया और बस उसे ही नहीं वहाँ पर जो इनोसेंट लोग काम कर रहे थे उन्हें भी मार दिया। योंग कहता है कि अगर एक घास को उखाड़ना हो तो उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो वो बाद में फिर से उग जाएगा। जिनमो कहता है शायद उसने ये सब करने के लिए अपने दर्द के सेंसर्स को ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसने बस एक छोटे से थ्रेड की वजह से उसने ये सब कर दिया। क्या यही आयरन ब्रिगेड के बिलीफ से क्या वो यही रेपुटेशन गैदर कर रहे हैं? योंग जिनमो को कहता है कि तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं। एक समय में उसके अंदर भी जिनमो जितनी जस्टिस की सेंस थी, तो उसे पता है कि जिनमो का भी क्या लग रहा है और ऐसे भी वो उन पर भरोसा नहीं कर रहा था और उन्हें ही मारने का प्लान बना रहा था। अभी के समय में उसे किसी का खून बहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी उसके सबऑर्डिनेट्स है।
तो अगर वो पहला हमला नहीं करेंगे तो उन्हें हमला सहना पड़ेगा। ये काफी कड़वा है पर यही मुरिमबॉल का सच है। और वो ये भी कहता है कि जिनमू सच से वाकिफ है। जिनमू कहता है नहीं, और वो ये भी कहता है कि योंग बस एक डरपोक है, पर योंग रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद सभी चलते जाते हैं और फाइनली उन्नम में एंटर हो जाते हैं। योंग सभी को यहाँ पर तैयार रहने को कहता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये थे कोल्डमैन और एक लड़के जो कि हेल्प मांग रहे थे। तभी सीन कट होता है और हमें देश का मोस्ट फेमस टाउन माउंटेन स्लोप के बारे में बताया जाता है। इस टाउन में क्लान है तेंग नाम से, जो कि पॉइजनर्स और असैसिनेशन में माहिर है। और इन्हें तेंग फैमिली ऑफ साचियोन एंड एस्टिंग तेंग फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और यह है फैमिली हेड एम्परर ऑफ 10,000 पॉइजन्स तांग जियोनवो। और वो किसी प्रिपरेशन के बारे में अपने नेफ्यू से पूछ रहे थे, जो कि पोजेसर ऑफ 10,000 पॉइजन्स तेंग जीमून है, जो कि जियोनवो के बाद सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है पॉइजन्स में। जीमून बताते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है, पर वो सेंट्रल हेवन एलायंस के ऊपर काफी गुस्सा है उन्हें डॉग्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए। फिर जियोनवो के बातों से हमें पता चलता है कि इस बार सेंट्रल हेवन एलायंस ने जो रिक्वेस्ट करी है उनसे उन्हें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए जियोनवो अपने पोती मिरियो को बताते हैं कि अगर ये मिशन आगे जाकर डेंजरियस हो जाता है तो वो कुछ भी करके वहां से निकल जाए। उनके लोगों की सेफ्टी उनके लिए पहले आती है। और मिरियो को अपने अंकल को भी बचाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें मार्शल आर्ट्स की जीरो नॉलेज है। उसके बाद जीमून और मिरियो फोर्स को लेकर निकल जाते हैं। और इस जर्नी में भी जीमून पॉइजन के बारे में ही पढ़ रहे थे, जो कि वो हमेशा ही करते रहते हैं। और हमें मिरियो से पता चलता है कि सभी उन्नम जा रहे हैं, पर उन्नम के सिचुएशन की वजह से सभी काफी टेंशन में हैं। फिर सभी उन्नम में पहुंच जाते हैं और जंगल में उनके ऊपर एक एम्बुश अटैक किया जाता है, यानी छुपकर उनके ऊपर वार किया जाता है। और पहला हमला किया गया था जीमून के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब एक आदमी जीमून को मारने आ रहा था, जिसे कि मिरियो मार के जीमून को बचा लेती है। पर वो सभी यहाँ पर पूरे घिर चुके थे, तो उनका यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो सभी भागना शुरू करते हैं और पॉइजन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर कि वो सभी रुक जाएंगे और उन्हें निकलने का मौका मिल जाएगा। पर वो सभी पॉइजन का डायरेक्ट हिट के बाद भी बिल्कुल भी नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें मर्डर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इसलिए वो रुककर हमला करने की सोचते हैं और एक आदमी जीमून के ऊपर हमला करता है, जिन्हें की मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आती। पर वो आदमी उनके पॉइजन के रेंज में आ जाता है और इस रेंज में उनके सामने कोई मार्शल आर्टिस्ट टिक नहीं सकता। पर तभी उनके पीछे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है, जो कि उन लोगों का सह लीडर है। और वो जीमून के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और जीमून कुछ कर पाते से पहले उनके ऊपर हमला हो चुका था और वो कुछ ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। इसलिए मिरियो अपने अंकल को लेकर निकल जाती है और पीछे उनके लोग रुकते हैं उस आदमी को रोकने के लिए। और प्रेजेंट में मिरियो और जीमून भागते हुए जीमू के सामने आ जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में मोहन मिरियो और जीमून को उनकी तरफ आता हुआ देखकर उनसे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो मिरियो उन लोगों को उनका इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि उनके ऊपर छुपकर एम्बुश अटैक किया गया है, जिस वजह से उसका अंकल काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो गए हैं। इसलिए उन दोनों को यहाँ पर उनकी हेल्प चाहिए, पर वो ये फेवर बाद में जरूर वापस कर देंगे। ये बातें सुनकर योंग समझ जाता है कि तेंग फैमिली भी उन्नम के सिचुएशन में आकर फंस गई है। पर मेन बात तो यह है कि तेंग फैमिली के ऊपर हमला करके अगर उनका ये हाल किया गया है तो ये काम जिन लोगों ने किया वो कोई ऐसे वैसे लोग है नहीं। और अगर एम्बुसेस उन दोनों का पीछा कर रहे होंगे तो वो सभी यहाँ पर बहुत पास आ गए होंगे। इसलिए योंग यकरेन को कुछ लोगों को ले जाकर उस तरफ की जगह को अच्छे से चेक करने को कहता है। पर वहीं पर मोहन के मन में कई सारे सवाल थे। अगर वो तेंग फैमिली की हेल्प करेंगे तो तेंग फैमिली भी उनकी हेल्प करेगी और वो दोनों काफी अच्छे एलाई बन पाएंगे। और तेंग फैमिली को अपने एलाई के तौर पे पाना बहुत बड़ी बात है। पर क्या उन्हें ये सब करके समय फंसना चाहिए या फिर ये सब छोड़कर अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए? क्योंकि यह भी हो सकता है कि यह सब ओरिजिनल तेंग फैमिली से हो ही ना, ये वही थर्ड पार्टी हो जो कि यहाँ पर आई है उन्हें भटका कर ट्रैप में फंसाने के लिए। तभी मोहन देखता है कि जिनमू अंकल को लेकर अंदर जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, जो देखकर मोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछली बार भी उसकी वजह से गोंगडा मोनास्ट्री के साथ एक पंगा हो गया था। और वो जिनमू को बता देता है कि वो इस मिशन का इंचार्ज है, तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। पर जिनमू उसे कड़े शब्दों में बता देता है कि वो सभी यहाँ पर पूरे घिर चुके हैं, तो अगर उसे जिंदा रहना तो बैटल के लिए तैयार हो जाए। पर योंग बताता है कि जिनमू जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर पूरा घेर लिया गया है। योंग सोचने लग जाता है कि शायद उसने मोहन को इस मिशन के इंचार्ज बनाकर गलती कर दी है, क्योंकि मोहन को कोई भी फैसला लेने में काफी समय लग जाता है। पर योंग खुद भी जानता है कि वो करंट सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा था, जिस वजह से उसे बहुत देर बाद में रियलाइज करा कि उन लोगों को यहाँ पर पूरा घेर लिया गया है। इसलिए अभी उन्हें एक ही काम करना होगा जो आयरन ब्रिगेड के लिए बिल्कुल सही होगा, और वह तेंग फैमिली को एसिस्ट करना और दुश्मन से फाइट करना। पर उसे इस बात से काफी आश्चर्य हो रहा है कि जिनमू को इसके बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। और अब यहाँ पर जिनमू जीमून को लेकर एक कैरेज में जाता है जिसको कि गार्ड करेगा मोनजंग, और एक रियल बैटल उसके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगी।
उसके बाद उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहे थे और जल्दी उनका लीडर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और आयरन ब्रिगेड को कहता है टैंक फैमिली को उनके हवाले कर दे। पर जिन्मो कहता है कि अगर उन्हें पहले से यही करना था तो वो उन लोगों को अपने कैरेज में नहीं लगते। उनका लीडर कहता है कि अगर वो लोगों को उनके हवाले कर भी देते तो वो फिर भी उन लोगों को यहाँ पर मार ही देते। तो अभी बस उन्हें उन लोगों को मारकर अपना काम पूरा करना होगा। और वो अपने टीम क्रिम्सन घोस्ट को हमला करने का ऑर्डर देता है, जो देखकर योंग भी सभी को बैटल के लिए तैयार हो जाने को कहता है और देखते ही देखते फाइट शुरू हो जाती है। आयरन ब्रिगेड उनसे काफी अच्छे से लड़ रही थी, पर यहाँ पर जिनसन जिन्हें लड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी वो उनसे पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने उनके थर्ड मास्टर के साथ कुछ किया है। वहीं पर सियोन इतना ज्यादा डर गई थी कि ऑलमोस्ट मरने वाली थी, जिससे कि येकरा नाकर बचा लेती है। पर उसे कहती है कि अगर वो ऐसा ही करती रहेगी तो जल्दी ही मारी जाएगी, पर अगर वो जीना चाहती है तो खुद को तैयार कर ले और उसके पीछे ही रहे। वहीं पर क्रिम्सन घोस्ट का वाइस कैप्टन जेंग्योल जो कि सबको खत्म करे जा रहा था, पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मुझसे टक्कर ले सकता है। तब योंग उसके ऊपर पीछे से आकर हमला कर देता है, पर जेंग्योल ने उसके हमले को रोक दिया था। पर योंग को लगा नहीं था कि वो उसके हमले को ब्लॉक कर पाएगा और ये पहली बार है जब उसने क्रिम्सन घोस्ट का नाम सुना है और ये लोग मेनलैंड से बिलोंग नहीं करते। उसके बाद योंग उसके पेट पर हमला करके कट लगाने की कोशिश करता है, पर उसका आर्मर इतना ज्यादा ठीक था कि कट बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए योंग समझ आता है कि उसे गले पर वार करना होगा जहाँ पर कोई आर्मर नहीं होगी, और वो ठीक ऐसा ही करता है। उसके पीछे से हमला करते उसे गले तक पहुंच जाता है और वार करता है, और इस हमले को जेंग्योल रोक नहीं पाता और डाउन हो जाता है। पर योंग जानता है कि उसे एटलीस्ट किसी को तो बचा कर रखना होगा जो कि बाद में उनके सवालों का जवाब दे सके। पर बात यह है कि वो सभी ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह है नहीं। इसलिए योंग डिसाइड करता है कि उसे पहले उनके लीडर को मारना पड़ेगा, और वह जानकर काफी सरप्राइज हुआ था कि जिन्मो को उनके एम्बुश के बारे में उनके आने से पहले ही पता चल गया था। जिन्मो उसे पूछता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप का इससे गायब हो जाना और उन्हें में जो ये सब हो रहा है क्या ये सब उनका ही किया धरा है। उनका लीडर कहता है कि वो बस एक टूल है जिसे कि बस लोगों को मारने के लिए और कैप्चर करने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पर कोई और है जो कि वो सबसे काफी ऊपर है और ये सब करवा रहा है। जिन्मो फिर हमला करते हुए पूछता है कि बताओ वो इंसान कौन है। जिन्मो के हमलों से उनका लीडर काफी ज्यादा डर गया था और सोच रहा था कि जिन्मो के पास कोई भी की को सेंस नहीं कर पा रहा, पर वो इतना स्किल्ड है कि उसने इतना दूर से उनके बारे में पता लगा लिया था। और बस इतना ही नहीं, जिन्मो जैसे मार्शल मास्टर के सामने खड़ा ही नहीं हो रहा, उसे डिफेंस पर जाने पर भी मजबूर कर रहा है। लीडर फिर कहता है कि अगर तुम क्यूरियस हो तो हमें क्रिम्सन घोस्ट का लीडर नेमगुन तुम्हें मेरे ऊपर एक कट लगाना पड़ेगा। उसके बाद नेमगुन उसके ऊपर हमला करता है जिससे कि जिन्मो ब्लॉक कर देता है। नेमगुन कहता है कि अगर उसे जानकारी चाहिए तो उसे उसके बॉडी पर कट लगाना पड़ेगा, और वो ये बात जानते हुए भी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर ऐसा क्यों? जिन्मो तभी रस करके हमला करते उसके काफी करीब आ जाता है, और एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो कि लॉन्ग वेपन के खिलाफ यूज किया जाता है, और ये बात नेमगुन का पता है और उसके लिए तैयार भी है। पर तभी जिन्मो उसके ऊपर से हमला करके उसके शोल्डर पर एक कट लगा देता है। जिन्मो फिर वापस से हमला करने आ जाता है, जो देखकर बचने के लिए नेमगुन जंगल में भाग जाता है। नेमगुन सोच रहा था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि मेनलैंड में कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता होगा, इसलिए वो समझ आता है कि उसे जिन्मो के खिलाफ अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए वो फ्लेमिंग स्पीयर ऑफ द फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है और जगह पूरा धुआं हो गया था। नेमगुन वहीं पर सोच रहा था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था उसे जिन्मो जैसे खिलाफ अपने पावर का ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर अभी अच्छी बात यह है कि जिन्मो सामने से मारा गया है। तभी नेमगुन देखता है कि जिन्मो तो उसके ऊपर है और वो ऊपर से उसके ऊपर बड़े तेजी से हमला करता है, जिसके फोर्सेस अभी पूरे हिल गए थे। योंग भी ये देखकर सोच रहा था कि आखिर जिन्मो असल में क्या है और वो यहाँ पर कहाँ से आया है। यहाँ पर नेमगुन अपने आर्मर को पूरा निकाल कर फेंक देता है। नेमगुन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ से आए हो। तो जिन्मो कहता है कि तुम्हें पर जाने के लिए मुझे डाउन करना पड़ेगा, तो बिना कोई हेजिटेशन के मेरे ऊपर आकर हमला करो। और फिर दोनों फिर से दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, और जिन्मो के पावर को देखकर मिरियो पूरी सरप्राइज हो रही थी, और वो अपने अंकल को थोड़ा वेट करने को कहती है क्योंकि उनकी मदद कोई खास आदमी कर रहा है। वहीं पर बाहर मोंजंग गार्ड देकर खड़ा हुआ था, पर अपने आसपास ये सब होता हुआ देखकर उसकी धड़कन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो प्रे कर रहा था जैसे कि उसके ऊपर कोई भी आकर हमला ना कर दे। मोंजंग सोच रहा था कि जिन्मो ने उसे कितनी ज्यादा ट्रेनिंग दी है, पर वो फिर भी अभी कुछ भी कर नहीं पा रहा। तभी एक आदमी की नजर मोंजंग के ऊपर पड़ती है, और मोंजंग प्रे करे जा रहा था कि जैसे कि वो आदमी यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए, पर वो आदमी उसके तरफ ही आने लगता है, और ये देखकर मोंजंग काफी ज्यादा डर गया था। पर मोंजंग फिर सोचता है कि वो एक बॉडीगार्ड है और उसका काम है लोगों की रक्षा करना, इसलिए वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर हमला करता है और वो आदमी मारा भी जाता है। पर मोंजंग के हमले की वजह से नहीं, मिरियो के डेगर हमले की वजह से। मिरियो मोंजंग को बिल्कुल भी टेंशन करने को मना करती है क्योंकि वो पीछे से उसे बैक करती रहेगी।
इस तरफ नेमगुन अपने पूरे पावर का इस्तेमाल जिन्मो के ऊपर करे जा रहा था और जो आदमी उसे ये सब करवा रहा है शायद उसे भी पता नहीं होगा कि जिन्मो जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। और नेमगुन को ये बात पता है कि अगर उसने जिन्मो को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो वो आगे जाकर डेफिनेट उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। इसलिए वो ठान लेता है कि उसे यहाँ पर जिन्मो को मारना पड़ेगा और इसके लिए फ्लाइट ऑफ द क्रेश डेमन का इस्तेमाल करता है, जिसे कि जिन्मो ब्लॉक कर देता है और वो भी अपने खाली हाथों से। और ये सब देखकर नेमगुन का सर चकराने लगा था। आखिर जिन्मो से हमलों को अपने हाथों से कैसे रोक सकता है। जिन्मो फिर उसके स्पीयर को भी बीच में से तोड़ देता है और कहता है कि आखिर मुझे तुम्हारे पर कितने कट लगाने पड़ेंगे तब जाकर तुम कुछ बोलना शुरू करोगे, और मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी बोलना शुरू कर देना चाहिए था। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन्मो नेमगुन के स्पीयर को तोड़ देता है और कहता है मुझे तुम्हें और कितना मारना होगा तब जाकर तुम बोलना शुरू करोगे। जिन्मो के पावर को देखकर नेमगुन काफी ज्यादा डर चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर वो बार बार कह रहा था कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। इसलिए जिन्मो उसका टूटा हुआ स्पीयर लेकर उसके शोल्डर पर घुसा देता है और कहता है कि अगर तुमने अभी बोलना शुरू नहीं करा तो अगली बार तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग हो गया होगा। इसलिए वो बता देता है कि उसने व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के लोगों को गायब किया है। दूसरी ओर योंग और जेंगुल के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें योंग ट्रिम्पेट फैंग ऑफ द फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और जेंगुल को वहीं पर मार देता है। पर योंग नोटिस करता है कि उसके बॉडी से कोई गैस निकल रही थी, मतलब जेंगुल एक पॉइजन बॉम्ब है। जिन्मो को यहाँ पर बस व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बारे में ही पता चला था, पर आगे उसे कुछ पता चल पाता वहीं पर कोई पॉइजन गैस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से नेमगुन वहां से भाग जाता है। पर जिन्मो ने जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास ये पूरी जानकारी है। इसलिए जिन्मो बहुत ऊपर जंप करके उन्हें स्पॉट कर लेता है, पर वो जैसे उनका पीछा करना शुरू करता है उसके ऊपर एरोस की बारिश कर दी जाती है। और जिन्मो नोटिस करता है कि उसके ऊपर दो लोग पेड़ के ऊपर से खड़े होकर एरो मार रहे हैं। इसलिए जिन्मो उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को उसका सवाल का जवाब दे देने को कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो दोनों यहाँ पर ही मारे जाएंगे। पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते, पर उसे आकर जकड़ लेते हैं और वो दोनों भी एक एक पॉइजन बॉम्ब है। पर दोनों के फटने से पहले समय रहते जिन्मो वहां से बाल बाल बच जाता है। पर जिन्मो को दो बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आखिर वो खुद ही खुद को एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं, और उन लोगों ने मरने से पहले ये क्यों कहा कि ये सब खत्म होने की शुरुआत है। ये सब जानने के बाद जिन्मो को मिस्टर हुआंग की काफी चिंता हो रही थी, पर उसे अभी वापस जाना चाहिए। और यहाँ पर आयरन ब्रिगेड और व्हाइट मर्चेंट ट्रूप ने मिलकर क्रिम्सन घोस्ट को खत्म कर दिया था, पर वो सभी एक एक पॉइजन बॉम्ब थे जो कि मरने के बाद ब्लास्ट हो गए, तो उनके पास किसी की भी बॉडी नहीं बची है। मुहुआन फिर योंग से माफी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हो गया, पर योंग कहता है कि ज्यादा बड़ी गलती उसकी थी। पर उन दोनों को गलतियों के ऊपर ध्यान ना देकर इस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। योंग फिर पूछकर कंफर्म करता है कि उसके सभी लोग पूरे ठीक हैं। फिर वो जाकर मेरियो और जेमून से मिलता है, जिनका ट्रीटमेंट मेरियो ने कर दिया था, और उन लोगों की इतनी हेल्प के लिए जेमून उन लोगों को शुक्रिया कहते हैं। मुहुआन फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी वजह से हम लोगों ने आपकी इमीडिएटली मदद नहीं कर पाए। जेमून कहते हैं कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया की नेचर ही कुछ ऐसी है। योंग भी फिर माफी मांगता है और कहता है कि अगर उन्हें पता होता कि वो तेंग फैमिली से हैं, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उनकी हेल्प कर देते, और वो श्योर भी नहीं थे कि आयरन ब्रिगेड को सब में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। जेमून ये बातें सुनकर कहते हैं कि लग रहा है तुम लोगों के स्टेटस को देखकर उनकी मदद करते हो। तो योंग कहता है बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया का नेचर ही कुछ ऐसा है। जेमून हंसे हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, और तुम लोगों की वजह से आज मैंने एक लेसन सीखा है, इसलिए मुझसे भी रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि हमें दुनिया के नेचर के हिसाब से ही काम करना चाहिए। योंग कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो उन लोगों को माफ कर दे। जेमून योंग के बारे में सोच रहे थे कि योंग कोई ऐसा वैसा बास्टर्ड नहीं है। उसके बाद जेमून मूनजंग को, जो कि वहीं पर बैठकर रेस्ट कर रहा था, उसे दूर जाकर रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर पॉइजन का इस्तेमाल करेंगे, और वो मिरियो को ड्यूटी देती है जैसे कि वो ख्याल रखे कि यहाँ पर कोई भी आसपास ना आए। जेमून फिर पॉइजन को यूज करना शुरू कर देते हैं, और ये देखकर योंग और मुहुआन पूरा अमेज हो गए थे। और उनके बातों से हमें पता चलता है कि तेंग फैमिली के लोग बस उनके क्लानमेट्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। उसके बाद जेमून का पॉइजन सेशन पूरा हो जाता है और जिन्मो भी तभी यहाँ पर वापस आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ग्रीट करते हैं और जिन्मो पूछता है कि आपकी इंजरी सभी कैसे है। जेमून कहते हैं कि उसी की वजह से ही वो ठीक हो पाए हैं और वो जरूर उसका एहसान एक दिन चुकाएंगे। येकरन ये देखकर सोच रही थी कि जल्दी ही मोरी मॉल में उसके बारे में बात होने लग जाएगी। उसके बाद एक सीन कट होता है उनम के प्रोविंस गोनम्यूंग में। सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे और जेमून देखते हैं कि जिन्मो अपने फटे हुए कपड़े को सिल रहा था, तो वो कहते हैं कि वो सभी उनम के प्रोविंस में आ चुके हैं और वो जल्दी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे, तो वो वहां से जाकर नए कपड़े ले सकता है, और अगर उसके पास अभी पैसे नहीं है तो वो पैसे दे देंगे। जिन्मो कहता है कि नहीं ठीक है,
ये कपड़े उसे किसी उसके स्पेशल ने दिया है। और उसके हम्बलनेस को देखकर जिमून काफी इम्प्रेस हुए थे। फिर जिनमू के पूछने पर जिमून बताते हैं कि उन्होंने फुल रिकवरी कर ली है और ये सब उसी की वजह से हो पाया है। अगर उसने हेल्प नहीं करी होती तो वो अभी तक जिंदा भी ना होते। जिमून फिर जिनमू को देखकर सोच रहे थे उसने जो ये मार्शल आर्ट सीखी है वो जरूर किसी अच्छा मास्टर से सीखी होगी या फिर वो किसी बहुत बड़े नामचीन फैमिली से आता होगा। जिमून फिर नोटिस करते हैं कि जिनमू के हाथ में छोटा सा घाव हुआ है तो वो उसे वो मेडिसिन पिल देते हैं और ये मेडिसिन पिल उन्होंने क्रिएट किया है दशकों के रिसर्च के बाद। इसमें एंटीडोट की इमीडिएट इफेक्ट है और ये इंटरनल एनर्जी को 10 साल तक इम्प्रूव कर देती है। जिनमू से लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से वो ये डिजर्व नहीं करता। फिर जिमून कहते हैं कि वो इसे उसकी जान बचाने के लिए छोटी से भेड़ समझ कर रख सकता है और इसे अगर वो एक मुश्किल परिस्थिति में यूज करेगा तो काफी अच्छा रहेगा। फिर मिरियो जो कि जिनमू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है, क्या जिनमू अभी भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के साथ ही आगे बढ़ेगा? तो जिनमू मना करता है क्योंकि वो लोकेशन पर पहुंच गया है और ऐसे में वो उसे उनके ऊपर बटन समझते हैं। तो मिरियो कहती है तुम हमारे साथ ट्रैवल क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका प्लान है ब्रोकन फिश सेक्ट में कुछ समय तक रहना, जहां पर उन्हें कुछ मार्शल आर्टिस्ट के साथ रिग्रुप करना है जो कि सेंट्रल हेवनली अलायंस से बिलोंग करते हैं। और ब्रोकन फिश ट्रूप का नाम सुनकर जिनमू पूरा सीरियस हो जाता है। फिर जिनमू से हमें पता चलता है कि ब्रोकन फिश सेक्ट का जो लीडर है जोनवो वो उसके फादर का सबसे ज्यादा करीबी था, जिसे जिनमू बड़े प्राउडली अंकल कहकर बुलाता था। पर उसने सबसे पहले उसके फादर को धोखा दिया ताकि उसे सेंट्रल हेवनली अलायंस की अप्रूवल मिल जाए और फिर वो यहाँ पर आ गया ब्रोकन फिश सेक्ट को स्थापित करने के लिए। और मिरियो जिसे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता वो जिनमू को उनके साथ ब्रोकन फिश सेक्ट में चलने को कहती है और वो ये भी कहती है कि वो श्योर उसकी मदद करेंगे। जिनमू ऑफर देने के लिए थैंक्स कहता पर उसे ऑफर नहीं चाहिए। जिनमू फिर बताता है कि उसे अभी कुछ काम है और काम पूरा होता ही वो उन्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। मिरियो इसलिए एक जेट टैग देती है जो कि टैंक फैमिली के पास कुछ लोगों के पास है और अगर वो इसे दिखाएगा तो उसे कोई भी नहीं रोकेगा, इवन सेंट्रल हेवनली अलायंस भी नहीं रोकेगी और जिनमू से ले लेता है। जिमून वहीं पर बैठकर समझ पा रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ तो हो रहा है। जिमून फिर जिनमू को अपना ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि ओनम की सिचुएशन को ज्यादा ही खराब है। यहाँ पर एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है और इस बात को टाला नहीं जा सकता कि टैंक फैमिली को यहाँ पर बुलाया गया है तो सिचुएशन कुछ भी ठीक नहीं होगी। उसके बाद वो सभी ब्रोकन फिश सेक्ट तक पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। जिनमू फिर जिनसंग को बताता है कि जब वो ओनम पहुंच गया है वो यहाँ से अकेले आगे बढ़ेगा। जिनमू ने हेल्प के लिए थैंक्स भी कहता है और माफी भी मांगता है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। जिनमू को जाता हुआ देखकर योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जिनमू का आर्यन ब्रिगेड का पार्ट बनाना चाह रहा था, पर उसे भी लग नहीं रहा है वो किसी भी ग्रुप का पार्ट बनना चाहेगा। योंग होप कर रहा है जैसे कि उन दोनों की मुलाकात फिर से हो जाए, पर एक दूसरे के दुश्मन के तौर पे नहीं। वहीं पर जिनसंग सोच रहे थे कि जिनमू को उनके साथ रहना उन्हें काफी सेफ रख रहा था, पर उनके बॉडीगार्ड जिनमू से काफी ज्यादा डर रहे हैं और ऐसे में लोगों ने आर्यन ब्रिगेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर जिनमू भी यहाँ पर है प्रोटेक्शन के लिए तो इससे उनकी प्राइड हर्ट हो सकती है और ऐसे में जिनमू को ऐसा नहीं है जिसे पैसा देकर रखा जा सकता है। इसलिए जिन से रिक्वेस्ट का सब कर लेते हैं और बताते हैं कि वो उसके अंकल को भी ढूंढेंगे और अगर जिनमू को थर्ड मास्टर या फिर बॉडीगार्ड्स के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो जैसे जल्दी से जल्दी आकर उन्हें बताए। तभी मूंजंग आकर बताता है कि वो भी जिनमू के साथ ही जाना चाहता है। जिनसंग कहता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, तो मूंजंग कहता है कि जिनमू ने उसके सपनों पर एक रोशनी डाली है तो वो उसी के साथ ही आगे बढ़ेगा। और वो जिनमू को कहता है कि उसे देखकर नहीं लगता पर वो यहाँ के रास्ते से काफी फेमिलियर है और उसे मैप को रीड करना भी काफी अच्छे से आता है, तो वो मेक श्योर करेगा कि उसके ऊपर बटन ना बने और वो ये मेक श्योर करेगा कि वो खुद की रक्षा खुद ही कर पाए। जिनसंग उसे नहीं रोकते और ये कहते हैं कि अगर वो कभी भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप में वापस आना चाहता है तो उसके लिए जगह हमेशा ही रहेगी। सियोइन ये सब देखकर सोच रही थी कि वो दोनों ही जा रहे हैं और जिनमू को ऐसा जैसे को अपने टीम का हिस्सा कभी बना नहीं सकते। और फिर वो सोचने लग जाती है कि जिनमू ने कहा था कि नॉर्थ से है तो वो एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद एक सीन कट होता है जिमून और मिरियो के ऊपर जो कि जियोनो से मिलने आए थे। दोनों बताते हैं कि उनके ऊपर आते समय हमला हुआ था, तो जियोनो बताता है कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन टीम ओरेकल को भेज दिया है। तो ये बस कुछ ही समय की बात है जब उन्हें उनके पूरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा और जब ये हो जाएगा तब जिन लोगों ने ये सब करा होगा उन्हें बस पछतावा होगा। जिमून जो कि वहीं पर खड़े हुए थे उनके पसीने छूटते जा रहे थे क्योंकि जियोनो के प्रेजेंस से कुछ ऐसी है और उन्हें भी समझ में आ रहा है आखिर वो नॉर्दर्न हेवनली सेट के ब्रांचलर बनकर रहना क्यों नहीं चाह रहे थे। जिमून फिर बताता है कि उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग मेनलैंड से बिलोंग नहीं करते हैं, पर अच्छी बात यह थी कि उन्हें किसी की असिस्टेंस मिल गई। जियोनो कहता है लगता है कि हेवन से आपके लिए कोई फरिश्ता आया था और टैंक फैमिली का सेवियर ब्रोकन फिश सेट का भी सेवियर है, तो बताओ वो कौन था जो कि आप लोगों की मदद करी। मैं उसे अपने हाथों से रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, पर जिमून कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कौन है,
पर वो दोबारा फिर से मिलेंगे तो वो पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन है और वो कोई ऐसा है जिसे देखकर वो सभी काफी सरप्राइज होंगे। जोनो कहता है कि तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे उसे मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू और मूंजंग को दिखाया जाता है जो कि छोटे सा होटल में आकर रुकते हैं और ये जगह मूंजंग ने ढूंढी है। जिनमू फिर बताता है कि उसे किसी को ढूंढने जाना है और उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, तो वो चाहता है कि मूंजंग यहाँ पर रहकर प्रैक्टिस करता रहे और वो वापस आकर चेक करेगा कि उसने कितना प्रोग्रेस करा है। जिनमू फिर नीचे आकर होटल स्टाफ से 3 माइंडेड स्कॉलर जिनवॉल के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसे मुगवांग ने बताई थी। स्टाफ उसे पागल कहकर रेफर करता है, पर एक समय था जब उसे जीनियस कंसीडर किया जाता था, पर अचानक एक दिन वो ऐसा पागल हो गया और तभी से वो ऐसा ही है, इसलिए उसे क्रेजी स्कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। स्टाफ फिर जिनमू से बहुत से पैसे लेते हैं बस उसके लोकेशन बताने के लिए। उसे मेन स्ट्रीट के साउथ की ओर बढ़ना है तो उसे आगे जाकर एक जगह वेस्टर्न टार्बन मिलेगी जो कि एक बार कम जुए का अड्डा है। उसने सुना है कि वो वहाँ पर आया था, पर वो जिनमू को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि वो लोग कोई अच्छे लोग नहीं है। जिनमू फिर वहाँ पर पहुंचकर जिनवॉल के बारे में पूछता है, पर वो सभी किसी वजह से जिनवॉल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे। तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि वो उनके पास आकर उसके बारे में पूछ रहा है, उसमें तो काफी ज्यादा हिम्मत है। जिनमू को समझ नहीं पाता और पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी आदमी कहता है कि सर जिनमू को जिनवॉल ने भेजा है तो उसे जल्दी से पकड़ लो। जिनमू कहता है कि उसे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर ऐसे समय में थोड़ी बहुत पिटाई चलती है और वो सैटरडे फिंगर का इस्तेमाल करके सभी को डाउन कर देता है। उनका लीडर देखकर समझ आता है कि जिनमू एक मार्शल मास्टर है और उन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसलिए वो नी डाउन करके सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम है मैडेंग और वही जुए के अड्डे का मालिक है। जिनवॉल उनके जुए के अड्डे में आया था जुआ खेलने, पर वो सारे पैसे जीतकर वापस जा रहा था। पर उन्हें अपने जुए का अड्डे को चलाने के लिए मिनिमम कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं, इसलिए उन लोगों ने जिनवॉल से पैसे लेने की कोशिश करी और उन लोगों का उसका एक हाथ काटने का भी प्लान था। पर जब वो जिनवॉल के पास पहुंचे वो आसमान को इशारा करके हंसे जा रहा था और तभी उन लोगों को हेवन से 3 खूबसूरत लड़कियां उनके पास उतरती हुई दिखाई देती है और वो उन लोगों की खूबसूरती को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते। पर यह सब बस एक इल्यूजन था और वो सही पत्थर के साथ ही प्यार जताने में लगे हुए थे। और इस समय के दौरान जिनवॉल अपने सारे पैसे लेकर चला गया और अब ना ही उनके पास पैसे बचे हुए थे और ना ही उनकी डरावनी इमेज बची हुई थी जो कि ऐसे कामों के लिए जरूरी होती है। जिनवॉल पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ पर गया है, तो मोडिंग बताता है कि उसे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि वो कहाँ पर गया है, पर उसने सुना है कि वो शहर के लास्ट में जो कैटल मार्केट है वहाँ पर गया हुआ है। जिनवॉल फिर वही कैटल मार्केट में जाता है और उसे पता चलता है कि जिनवॉल ने 10 स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बुल्स को खरीद कर पास के शहर में गया है और शहर में जाकर जिनवॉल को पता चलता है कि जिनवॉल ने यहाँ पर बुल्स की कंपटीशन करवाई थी जिस वजह से शहर को बहुत फायदा हुआ और कंपटीशन के बाद उसने बुल्स को शहर के लोगों को दान कर यहाँ से चला गया और वो यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर गया है। उस तरफ जाकर जिनवॉल को पता चलता है कि जिनवॉल ने यहाँ के हेड मोंक से फाइट करके उन्हें हरा दिया है जिस वजह से हेड मोंक सिक्लूजन ट्रेनिंग में चले गए हैं और जिनवॉल आगे क्यों निकल गया है। जिनवॉल यहाँ जाकर पूरा थक चुका था पर जिनवॉल अभी भी उसे नहीं मिला। जिनवॉल ढूंढते हुए सोच रहा था कि आखिर गोंगडा मोनास्ट्री के सीनियर डिसिपल मुंगवांग ने उसे जिनवॉल से मिलने को क्यों कहा और जिनवॉल को जितना लग रहा है वो ये करके इस समय नेचर को जानना चाहता है और इस वजह से जिनवॉल और भी ज्यादा क्यूरियस हो रहा है उसे मिलने के लिए। जिनवॉल को फिर आगे जाकर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और ऐसा एक पत्थर उसे जंगल के एंट्रेंस में भी देखा था। जिनवॉल फिर नोटिस करता है कि आसपास और भी पत्थर है जो कि एक साथ ही जुड़ने लग रहे हैं। जिनवॉल यह देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था, सोच रहा था कि शायद वो एक इल्यूजन में फंस गया है, पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पूरे टाइम अपने की का इस्तेमाल कर रहा था पूरे जगह को सेंस करने के लिए, पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी सारे पत्थर मिलकर एक क्रिएचर बनकर उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं जिससे कि जिनवॉल थोड़ा समय के लिए पूरा घबरा गया था, पर वो खुद को शांत करता है क्योंकि उसे पता है कि सब एक इल्यूजन है और वो ठीक ऐसा ही करता और शांत खड़ा रहता है और उसके हमले से जिनवॉल को कुछ भी नहीं होता। जिनवॉल फिर कहता है कि दिमाग के बैटल में वही विजेता होता है जो कि ज्यादा चालाक होता है, पर कभी कभी तुम्हें अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है और वो ये कहकर अपने साइड पर हमला करता है और वहाँ से जिनवॉल बाहर आ जाता है। दोनों फिर एक साथ ही बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे और ये बात जानकर के जिनवॉल ने मुगवांग को हरा दिया है वो काफी सरप्राइज हुआ था। जिनवॉल को पता है कि मुगवांग की पर्सनैलिटी जैसी भी हो उसके पावर बहुत ज्यादा है, पर जिनवॉल को देखकर ताकतवर नहीं लग रहा, पर उसने फिर भी मुगवांग को हरा दिया। जिनवॉल फिर बताता है कि उसे पता है जिनवॉल के पास एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मार्शल स्ट्रेंथ है, पर वो जानबूझकर इसे हाइड करके रखा हुआ है। जिनवॉल कहता है कि ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो जितना ज्यादा हो सके सर्वाइव कर पाए,
और जिनवॉल भी इस बात पर एग्री करता है कि जो अपने पावर्स को सबसे पहले दिखा देते हैं वही सबसे पहले मारे जाते हैं, और जो लोग अपने पावर को हाइड करके रखते हैं वही सबसे ज्यादा समय तक सर्वाइव करते हैं। जिनवॉल फिर पूछता है कि आखिर उसने उसके इल्यूजन को कैसे तोड़ा, क्योंकि उससे कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट थी, और वो ये कहकर फिर से अपने कैलकुलेशंस को चेक करने लग जाता है। जिनमू सोच रहा था आखिर उसका मूड अचानक ऐसा कैसा हो गया, लगता है कि सारे जीनियस ऐसे ही होते हैं। जिनमू फिर बता देता है कि उसे इसके बारे में अपने सेंसर से पता चली है, और फिर वो पूछता है कि जिनवॉल के इल्यूजन्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं, क्या वो ऐसा करके हेवेंस को टेक ओवर करना चाहता है। तो जिनवॉल कहता है कि अगर ऐसा हो पाता तो बहुत ही अच्छा होता। जिनवॉल फिर जिनमू से पूछता है कि आखिर वो कौन है, मतलब उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो जिनमू बताता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी है, और जिनवॉल के पूछने पर जिनमू बताता है कि वो मोगवांग के कहने पर उससे मिलने आया है। तो जिनवॉल कहता है कि उसे क्या पूछना है पूछ सकता है। तो जिनमू अपने अंकल मिस्टर हुआंग के बारे में पूछता है, जो कि 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे। जिनवॉल पूछता है कि क्या व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बारे में पूछ रहा है और क्या वो उसका ब्लड रिलेटिव है। तो जिनमू कहता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप से ही है, पर उनका खून का रिश्ता नहीं है, पर उन दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। तो जिनवॉल उसे सारे होप छोड़ देने को कहता है, क्योंकि इससे उसकी खुद की लाइफ डेंजर में आ जाएगी। पर जिनमू कहता है अंकल हुआंग उसके लिए कोई ऐसा है जिसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। जिनवॉल कहता है कि अगर ऐसी बात है, उसे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, पर वहाँ पर रिसेंटली कुछ अजीब चीजें हुई है, और उसके सेंसेस के हिसाब से ये सब जो खो गए ये सब उनसे रिलेटेड है। जिनमू कहता है कि क्या वो उसके साथ चल सकते हैं। तो जिनवॉल सरप्राइज होकर कहता है कि ये कहाँ से आ गया, और वो तो जानता भी नहीं है कि वो कौन है, और वो भी नहीं जानता कि जिनमू कौन है। जिनमू कहता है कि उसका दिल कह रहा है कि उसे ऐसा करना चाहिए। जिनवॉल सुनकर कहता है कि जिनमू अपने सेंसर्स के अपने दिल की बात कर रहा है, कहीं वो अपने सपनों में तो खोया हुआ नहीं है, और ऐसा भी वो सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। वो यहाँ पर काफी शांति से रह रहा है। जिनमू कहता है कहीं वो डर तो नहीं रहा, क्योंकि जिनमू से ढूंढते हुए बहुत से लोगों से मिला है और उनसे बात करी है, और सभी ने कहा कि जिनवॉल एक पागल है, पर उससे भी बात करके लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी पागल है। पर वो ऐसा करता है किसी रीजन की वजह से, क्योंकि एक पागल के बातों को या फिर उसके एक्शंस को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, और उसने जो भी कहा उसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। और उसे लगता है कि जिनवॉल समझना चाहता है कि इंसानों का ट्रू नेचर क्या होती है, और उन्हें जब उनके लिमिट पर पुश करा जाता है तो वो क्या करते हैं, कैसे उस समय अपने सेंसर्स को रिगेन करते हैं। यह बातें सुनकर जिनवॉल जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर वो कहता है कि उसके जर्नी में शामिल होना नहीं चाहता। जिनवॉल आगे कहता है कि हेवन एंड अर्थ के बीच में एक इंसान अकेला खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हार्मनी बनी हुई है, पर उस इंसान के बिना सोल के पास कोई भी रीजन नहीं होगा एग्जिस्ट करने का, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करता है। और वो जाने से पहले कहता है कि अगर उनके किस्मत में होगा तो दोनों फिर से मिलेंगे। इसके बाद सीन कट होता है जियोनो और उसके बेटे उनक्यूंग के ऊपर। दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ने 6ठी बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजा है, और वो चाहते हैं कि वो लोग उनकी हेल्प करें। और ये 6ठी बार है जब मर्चेंट सुनने में से गायब हुए हैं। उनक्यूंग फिर कहता है कि उन्हें भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बातों को सुन लेना चाहिए। जियोनो कहता है कि वो ऑनगोइंग चीजों पर ध्यान दे रहा है, तो उनक्यूंग व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के केस को संभाले। उसके बाद जियोनो ओरेकल के हेड प्यूंग से मिलने जाता है और पूछता है कि उनकी क्या राय है उनक्यूंग को लेकर, क्योंकि ऐसा तो ठीक है पर उसका दिल काफी कमजोर है, पर एक डोमिनेट लीडर के अंदर ऐसा कॉम्पेशन होना नहीं चाहिए। प्यूंग कहते हैं कि क्वालिफिकेशन वाइज तो बिल्कुल ठीक है, और उसके फॉलोअर्स भी उसके काफी रेस्पेक्ट करते हैं, और वो काफी चालाक भी है। जियोनो आगे रिवील करता है कि उनक्यूंग आगे जाकर उसे सक्सेसर नहीं बनेगा, और ये बात जियोनो चाहता है कि अभी के लिए उनक्यूंग को पता ना चले। जियोनो फिर कहता है कि वो बस उनम के प्रोविंस से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कभी अपने सीनियर ब्रदर क्वानो को बिट्रे नहीं करता, क्योंकि क्वानो साइलेंट नाइट को रोककर काफी सेटिस्फाइड थे। उन्हें आगे जाकर विस्तार करने का कोई इरादा नहीं था, जबकि उनके पास पावर थी पूरी दुनिया पर राज करने की। जियोनो का मानना है कि अगर उसके पास पावर है तो उसे उसके पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि सेंट्रल हेवन एलायंस ने टैंक फैमिली को भेजकर अपना काम शुरू कर दिया है, पर वो आगे और कुछ करे उससे पहले उसे अपना काम पूरा करना होगा जो कि उसने शुरू कर दिया है। प्यूंग उसे सबको लेकर चिंता करने को मना करता है और काम पर ही फोकस करने को कहता है। यहाँ पर जो भी छोटी मोटी चीजें होंगी उन्हें प्यूंग संभाल लेगा, पर जियोनो जो काम करने जा रहा है उसमें हजारों की डेथ हो सकती है। तो जियोनो कहता है कि अच्छा काम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और अगर मुझे कभी किसी गुस्से का डर होता तो मैं कभी इस बात को चूज करता ही नहीं। और ऐसे भी अभी बहुत समय हो गया है खून की बारिश करे हुए, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियोनो के ऑर्डर के बाद उनक्यूंग के व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के साथ मीटिंग हो रही थी। दोनों साइड्स पहले दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। योंग उनक्यूंग को देखकर सोच रहा था वो उसके फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पर फिर भी उसके प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
मैं उसके बातों में डिग्निटी एंड मैनरिज्म को सेंस कर सकता हूँ। उसके आंखें भी बहुत ब्राइट है और उसके एक्शंस भी बहुत अच्छे हैं और ऐसा कुछ एक हाई फैमिली के ब्लड से ही आशा किया जा सकता है। उनक्योंग फिर कहते हैं, लीडर योंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। शायद इस बार व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ने तुम्हें हायर किया है। तो योंग कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। हम उन लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने आए हैं जो कि यहाँ पर 6 महीने पहले आकर गायब हो गए थे। उनक्योंग योंग को देखकर सोच रहा था, योंग की आंखें बिल्कुल मेरे फादर जैसी है। योंग फिर स्ट्रेट पॉइंट पर आता है और कहता है, हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। हम लोगों को उड़ने में आए हुए 4 दिन हो गए हैं, पर हमें अभी भी मिशंस के बारे में कोई जानकारी या फिर क्लू नहीं मिली है। इवन हम लोगों ने जिसको हमसे पहले यहाँ पर भेजा था वो भी गायब हो गया है और आते हुए हम लोगों का सामना क्रिम्सन घोस्ट के साथ भी हुआ था, जिस वजह से हम सभी काफी ज्यादा सतर्क हो गए थे और आगे जैसे हम लोगों को और लॉसेस ना हो, हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। मोहन फिर कहता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट और देश की सबसे बड़ी मर्चेंट ग्रुप है, तो उन लोगों की हेल्प करने से दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सकता है जो कि आगे जाकर उन्हें ही हेल्प करेगा। उनक्योंग पूछता है कि आप लोगों को कैसे हेल्प चाहिए, मिलिट्री हेल्प और इन्फॉर्मेशन। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि हम लोगों को पहले लगा था कि हमले को छोटे मोटे गुंडे कर रहे हैं, पर लोगों की लगातार मिसिंग होने के बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पर हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जिनसंग फिर बताते हैं कि सियोन उनके जाने के इंचार्ज है और वो गायब हुए थर्ड मास्टर की बहन है और वो ये भी कहते हैं कि वो अपने लोगों को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनक्योंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो ब्रोकन फिश सेट सब कुछ करेगी। उनक्योंग सोच रहा था कि उन्हें सियोन के साथ नहीं, आयरन ब्रिगेड के साथ ही नेगोशिएट करनी चाहिए, क्योंकि फायदा उनसे नेगोशिएट करने में ही होगा। उनक्योंग फिर अपने 2 हेड स्ट्रेटेजिस्ट को बुलाता है जो कि नेगोशिएट करेंगे, पर उनक्योंग सोच रहा था कि अभी पूरे वर्ल्ड में जस्टिस या फिर ओने नाम की कोई चीज बची नहीं है। अभी बस एक ही चीज बची हुई है, बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स। इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची है, पर पहले ये सब ऐसा नहीं था। जैसे कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट, तब ऐसा समय था जब उनक्योंग सबसे ज्यादा खुश रहा करता था और उसका तब जिन्मो के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड था, पर उसके बाद जिन्मो के साथ जो भी हुआ है उसे लेकर वो काफी ज्यादा दुखी है। पर अब उनक्योंग जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो वापस नहीं जा सकता। अगर ये रास्ता आगे जाकर खाई की ओर पे जाता है तब वो उस रास्ते से उतर नहीं सकता। उसके बाद एक सीन कट होता है जिन्मो के ऊपर, जो कि बारिश में चलते हुए जिनोल के बातों के बारे में ही सोच रहा था। जब उसने कहा था एक है जो कि बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है और ये सब सोनम या फिर ब्रोकन फिश सेट को टेक ओवर करने के लिए नहीं किया जा रहा। पर जो भी हो, अगर तुम एक बार इस सब में इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारा भी उन लोगों के जैसा ही हाल हो सकता है। जिन्मो सोच रहा था कि जिनोल ने उसे जो भी बताया है उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ ज्यादा पता है, पर उसने कहा नहीं। पर जो भी उसे इतना पता चल गया है कि उसे जेड सिटी जाना है। पर क्रिम्सन घोस्ट का लीडर नेमगुन ने भी कहा था उन्हें बस यूज किया जा रहा है, उनके पीछे कोई और है जो कि सारा प्लान बना रहा है। पर उसके जैसा कोई इतना स्किल्ड होने के बाद भी किसी और को सर्व करेगा, जिन्मो के लिए मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जिन्मो को लग रहा है कि शायद वो वही इंसान है जो कि सबका मास्टर माइंड है, जिसके बाद नेमगुन ने करी थी। तभी जिन्मो को लायर यानी बीना के साउंड सुनाई देती है, जैसे मानो ये साउंड उसे बुला रही हो। जिन्मो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और सोच रहा था ब्लेड या फिर स्वॉर्ड का मास्टर बनना बहुत आसान होता है, पर एक साउंड का मास्टर बन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बस कुछ ही है जो कि ये काम कर सकते हैं। जिन्मो के फिर आगे जाता है, उसे वो मिल जाता है जो कि लायर यानी बिना बजा रहा था। वो आदमी कहता है, मास्टर जिन तो फाइनली यहाँ पर आ गए। जिन्मो कहता है, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और लगता है कि तुम मुझे जानते हो, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बंदा कहता है कि मेरा नाम है ग्यूम डानियोप। ग्यूम कहता है, उस आदमी ने जैसा कहा था तुम बिल्कुल अमेजिंग हो और तुम पहले हो जिसने डिवाइन साउंड ऑफ द 1000 डिस्टेंस का जवाब दिया है। जिन्मो कहता है, वो आदमी तुम किसके बात कर रहे हो? तो ग्यूम कहता है कि मैं श्योर हूँ तुम मुझसे मिल चुके हो। स्पेसिफिकली कहूँ तो मैं नेमगुन की बात कर रहा हूँ, वो मेरा काफी क्लोज फ्रेंड है। जिन्मो कहता है, तो वो तुम हो जो कि रेस्पॉन्सिबल है जो भी उन में हो रहा है उसके लिए। ग्यूम कहता है, तो नेमगुन ने इस सब के बारे में कह दिया है, चलो देखते हैं कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और मैंने पहली बार नेमगुन को इतनी खराब स्थिति में देखा है, इसलिए मैं तुमसे मिलकर तुम्हें जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन से मार्शल स्कूल से हो? तो जिन्मो कहता है कि नहीं, मैं किसी मार्शल स्कूल से बिलोंग नहीं करता, मेरे मार्शल आर्ट्स मुझे मेरे फैमिली से मिले हैं। ग्यूम कहता है, तो फिर तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होगी। जिन्मो कहता है कि मेरे फैमिली को कब का डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया गया है। तो ग्यूम कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरे प्लान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं था, पर आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो? कहीं तुम्हें सेंट्रल हेवन एलायंस ने तो यहाँ पर नहीं भेजा है? जिन्मो कहता है कि नहीं, मेरा सेंट्रल हेवन एलायंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ जो कि 6 महीने पहले यहाँ पर आकर गायब हो गए थे
और उन लोगों में से जो एक गायब हुए थे वो मेरे जान पहचान के थे, जो कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के लिए काम करते थे। क्या जो लोग गायब हुए हैं वो सभी जिंदा हैं? ग्यूम कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपने पर्सनल रीजन की वजह से आए हो, पर हाँ वो सभी जिंदा है। जिनमू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तो ग्यूम कहता है कि ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। जिनमू फिर अपने स्नोफ्लावर को निकालते हुए पूछता है आखिर ऐसा क्यों? तो ग्यूम कहता है कि रुको रुको, अभी तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर बस इतना जान लो कि उन्हें रिलीज करने से मैं डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाऊंगा। तो क्यों ना हम ये करें, मैं मेरा काम पूरा करने के बाद उन लोगों को सेफली तुम्हें वापस कर दूंगा, और मैं ये बात मेरी कसम खाकर कहता हूँ। पर जिनमू इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। ग्यूम कहता है लगता है कि ऐसा तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। फाइनली मुझे कोई ऐसा मिला है जो कि मुझे पसंद आ रहा है, पर लगता है कि हम दोनों की किस्मत में खून बहाना ही लिखा हुआ है। जिनमू पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? तो ग्यूम कहता है कि मास्टर जिन मुझे माफ करना, पर यह जगह हमारे फाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिनमू पूछता है कि मुझे ये बता दो कि आखिर मिसिंग लोग कहाँ पर है और तुम उनके साथ क्या करने की सोच रहे हो, और वो आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। ग्यूम कहता है कि एक फाइट हमेशा ही बहुत खराब होती है, चलो मास्टर जिन एक अच्छी फाइट देते हैं। पर वो ये कह ही रहा था कि तभी जिनमू उसके पास आ जाता है हमला करने। ग्यूम इसे जंप करके पीछे आ जाता है और एक पहेली सुनाना शुरू करता है, पर जिनमू बिना रुके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करे जा रहा था। पर ग्यूम के साउंड वेव्स की वजह से जिनमू उसके पास पहुंच नहीं पाता, और ये साउंड वेव्स ऐसे थे कि जिससे कि जिनमू के शरीर में कट्स लगते जा रहे थे, और इसे मौके का फायदा उठाकर ग्यूम वहां से निकल जाता है। जिनमू कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगा। उसके बाद जिनमू वापस आ जाता है और सोच रहा था उसे आने में बहुत दिन लग गए हैं, पता नहीं कि मूनजंग कैसा होगा। जिनमू फिर अंदर आकर देखता है कि मूनजंग वेट लिफ्टिंग कर रहा है और उसकी पूरी बॉडी मस्कुलर हो गई है। मूनजंग कहता है कि तुम्हें गए हुए बहुत समय हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे अबंडन कर दिया है, या फिर तुम मेरे बारे में पूरा भूल चुके हो। तो मुझे इसको लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी, पर जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई सवाल आता था मैं हमेशा अपने इस थॉट्स को अपने ट्रेनिंग में डाइवर्ट कर देता था। जिनमू कहता है कि मैंने सुना था कि बच्चे बहुत ही ज्यादा जल्दी डेवलप कर जाते हैं, और लग रहा है कि ऐसा सच है और तुमने काफी अच्छा काम किया है। जिनमू फिर कहता है कि हम दोनों जेड सिटी जा रहे हैं, तो उसके लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद हमें यकरन और आयरन ब्रिगेड के दूसरे मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि बारिश में बाहर खड़े हुए थे और अंदर योग और मोहन की मीटिंग हो रही थी। और इन लोगों ने व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के इंजर्ड लोगों को भी इन्फॉर्मर यानी हॉस्पिटल में पहुंचाई है, पर ये सब काम करने की वजह से वो सभी थोड़े रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद हमें उन बॉडीगार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द में थे, और डॉक्टर आकर उन लोगों को चेक कर रहे थे, और उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर ही मारा जाएगा। इसे डॉक्टर उसे 2 पील देकर चले जाते हैं, पर डॉक्टर के जाते से वैसा देखने वाला डॉक्टर अंदर आता है जो कि अभी भी यहाँ पर आया है, और यह डॉक्टर असली जो कि अभी अभी यहाँ पर आया है। और हम देखते हैं कि जो पहला डॉक्टर यहाँ पर आया हुआ था वो ब्लैक मून के हेवन रैंक्स का एक मेंबर चुंगिन है, जो कि भेष बदलकर यहाँ पर अपनी जानकारी लेने आया था। उसके बातों से हमें पता चलता है कि ब्लैक मून उससे बहुत ही ज्यादा काम करवाती है और उसे बिल्कुल भी रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता, और ये मिशन पूरा होते उसे ऊनम भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उसे जाकर जीन के ऊपर नजर रखनी है। पर इतने काम के लिए उसे बहुत ही कम पैसे मिलते, जिस वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद एक कौवा चुंगिन के पास आता है जो कि उसी का कौवा है, और उसका नाम है डेंसर, और वो भी उसके लिए कुछ जानकारी लेकर आया था। फिर उसके पास एक डॉग आता है जो कि उसी का है, और उसका नाम है अर्थ। और अर्थ के भौंकने से चुंगिन को पता चलता है कि जिनमू जेड सिटी की ओर जा रहा है, और वो प्लान बना लेता है कि इस बार उसे कौन सा रूप लेना चाहिए और उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसके पास मास्टर ऑफ 10 ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए।